प्रिय विद्यार्थियों, संसिटी स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। कल का अपना जो टॉपिक था व्यवस्थापिका यानी संसद, उसके संगठन व रचना के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम संसद और उनकी कार्य एवं शक्तियाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। संसद के कार्य एवं शक्तियाँ, इसकी पहली हेडिंग है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ, विधायी का मतलब होता है कानूनी। संसद की कानूनी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपको ध्यान रखना है, संसद हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाती है। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर कानूनों का निर्माण करती है। कानूनों का निर्माण करती है। भारतीय संविधान में कानून निर्माण करने के लिए कुछ सूचियां दे रखी हैं। देखिए, सबसे पहले है संघ सूची, उसके बाद में है राज्य सूची, उसके बाद में दे रखी है समवर्ती सूची, और उसके बाद में है अवशिष्ट सूची। देखिए, संघ सूची, इसके अंतर्गत जितने भी विषय हैं उस पर कानून निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है। यानी कानून निर्माण, संघ सूची के अंदर जितने भी विषय हैं उस विषय पर कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त है। फिर है समवर्ती सूची, इस पर कानून निर्माण का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है। जब समवर्ती सूची पर कानून निर्माण करते समय किसी विवाद की स्थिति है तो वहां पर संसद का कानून मान्य होगा। इन कहने का मतलब है, समवर्ती सूची पर संसद व राज्य विधानमंडल, संसद व राज्य विधानमंडल दोनों कानूनों का निर्माण कर सकती है। अगर विवाद की स्थिति है तो उस पर सिर्फ संसद का कानून ही मान्य होगा। राज्य सूची, इस पर सिर्फ राज्य सरकार को कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है, परंतु यहाँ पर नहीं दे रखा है। अपन यहाँ पर सिर्फ संसद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राज्य सूची के बारे में हम राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे। और अवशिष्ट सूची, इस पर भी कानून निर्माण का अधिकार संसद को है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संसद कौन कौन सूची पर कानूनों का निर्माण करती है। आपको बताना है संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची पर कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त है। समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। जब विवाद की स्थिति हो तो संसद का कानून ही मान्य होगा। इसके बाद में अवशिष्ट सूची दे रखी है। अवशिष्ट सूची पर भी कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसके बाद में संसद की कार्य एवं शक्तियों का दूसरी शक्ति देखिए, संसद के कार्य एवं शक्ति में दूसरी है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है। कहने का मतलब है, संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद को दे रखी है, राज्य विधानमंडल को नहीं। राज्य विधानमंडल को नहीं, यह आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब है, जो संविधान के अंदर कुछ भी संशोधन करनी है उसकी जो शक्ति है वो संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। कहने का मतलब, राज्य की संसद यानी विधानमंडल, राज्य की संसद कभी भी संविधान के अंदर संशोधन नहीं करेगी। संविधान संशोधन का अधिकांश भाग यानी संविधान का अधिकांश भाग जो संशोधन करती है वो संसद करती है। वो संसद
एक तो करती सामान्य बहुमत के द्वारा, सामान्य बहुमत के द्वारा, यानी कहने का मतलब है अधिकांश भाग संविधान का संशोधन संसद करती है। जो संशोधन करती हैं वो एक तो सामान्य बहुमत के द्वारा, दूसरा है दोनों सदनों का पृथक पृथक यानी अलग अलग पृथक पृथक 2/3 बहुमत के द्वारा, और तीसरा है कि दोनों सदनों के पृथक पृथक 2/3 बहुमत के साथ ही, यानी कहने का मतलब है दोनों सदनों का 2/3 बहुमत के साथ ही भारत के आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति। तो कहने का मतलब है संसद का संविधान के अंदर 3 प्रकार से संशोधन होता है। एक होता है संसद सामान्य बहुमत से करती है, दूसरा संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग से 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन करती है, और तीसरा दे रखा है इन दोनों सदन, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत के साथ ही भारत के आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है। ये था दूसरा संविधान संशोधन की संसद की शक्ति। अब तीसरी शक्ति देखिए, तीसरी है संविधान, तीसरी शक्ति है संसद की वित्तीय शक्ति। संसद की तीसरी शक्ति वित्तीय शक्ति यानी धन संबंधी क्या शक्ति है। तो संसद को राष्ट्रीय धन पर यानी राष्ट्रीय वित्त पर, वित्त यानी धन, राष्ट्रीय वित्त पर संसद को पूरा अधिकार है यानी पूर्ण अधिकार है, यानी देश के धन पर संसद को पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त है। और प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष, प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा यानी भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट का मतलब है आय खर्च से संबंधित विवरण, वो संसद के लोकसभा के अंदर रखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। और जब तक ये बजट यानी आय खर्च, जब तक ये बजट संसद से स्वीकृत नहीं होता है, जब तक ये संसद से स्वीकृत नहीं होता है तो आय खर्च से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इन्हीं बजट जो लोकसभा के अंदर वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है, और जब वो संसद से स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तब तक आय खर्च से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। ये थी वित्तीय शक्तियां। और इसके साथ ही प्रशासनिक शक्तियां देखिए संसद की फिर 4 नंबर जो शक्तियां है वो प्रशासनिक शक्तियां। ये संसद की प्रशासनिक शक्ति भारतीय संविधान में संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। भारतीय संविधान के अंदर भारत के अंदर संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका यानी कार्यपालिका सरकार, संघीय कार्यपालिका मतलब सरकार, ठीक है। ये अर्थात मंत्रिमंडल, जो ये मंत्रिमंडल है, जो संघीय कार्यपालिका है, ये हमेशा संसद के प्रति यानी संसद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल जो हमेशा संसद के निम्न सदन यानी निम्न सदन होता है लोकसभा, उसके प्रति उत्तरदायी होती है।
और उत्तरदायी होती है, यानी कहने का मतलब है वो जवाबदेही होती है। उत्तरदायी यानी जवाबदेही। यह आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और इसके साथ ही जो ये मंत्रिमंडल है, यह अपने पद पर तब तक बनी रहेगी जब तक लोकसभा के अंदर उसको बहुमत प्राप्त है। तो यह आपको ध्यान रखना, मंत्रिमंडल हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और संसद अनेक प्रकार से जो संघीय कार्यपालिका है उस कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। और अनेक तरीके हैं, संसद का और अनेक प्रकार हैं। जो सरकार यानी मंत्रिमंडल सरकार पर नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इसके बाद में नेक्स्ट संसद के कार्य एवं शक्तियां हैं निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति यानी संसद के निर्वाचन संबंधी क्या शक्तियां, यानी संसद के जो सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, वो किस किस का चुनाव करते हैं, किस किस का निर्वाचन करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 54। इसमें यह बताया गया है कि संसद को कुछ निर्वाचन की शक्तियां दी गई हैं। संसद को कुछ निर्वाचन की शक्तियां यानी चुनाव संबंधी कुछ शक्तियां दी गई हैं इन 54 के अंदर, अनुच्छेद 54 के अंदर, ठीक है। और संसद के इसके अंदर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इन सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इन संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, नहीं कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सभी कैसे सदस्य होते हैं? निर्वाचित सदस्य। और फिर संसद के दोनों सदन मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, संसद के दोनों सदन मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में बताई गई। ये ध्यान रखना। तो आपको ये ध्यान रखना है निर्वाचन संबंधी शक्ति, इस संसद की निर्वाचन संबंधी शक्ति क्या है। तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत संसद को निर्वाचन संबंधी कुछ शक्तियां दी गई हैं और उसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और संसद के दोनों सदन मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जो ये प्रक्रिया दे रखी है उपराष्ट्रपति का, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत दे रखी है। अब एक कुछ विविध शक्तियां। विविध शक्तियां देखिए, विविध शक्तियां इसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार की शक्तियां दे रखी। संसद के दोनों सदन द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदन द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। हम महाभियोग की प्रक्रिया नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने संसद बनाई थी। जो संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इनसे मिलकर बनी है। तो हमने लोकसभा के संगठन
और रचना के बारे में पढ़ लिया है, इसकी संगठन और रचना के बारे में पढ़ लिया, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। तो इसके हमें नेक्स्ट टॉपिक में इसका पढ़ाएंगे। इसके बाद में संसद के इसी प्रकार संसद के दोनों सदन द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वो हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को असमता, ये ध्यान रखना है, असमता व दुराचार, इसके आधार पर हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को हम हटा सकते हैं। ये संसद के दोनों सदन के द्वारा ही होता है। और इस प्रकार के जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, जो हटाने के प्रस्ताव लाए जाते हैं, महाभियोग के प्रस्ताव, ये संसद के प्रत्येक सदन के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत द्वारा पारित। कहने का मतलब है जो महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हटाने की जो प्रक्रिया है न्यायाधीश को, उसके लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो 2/3 बहुमत के द्वारा लाया जाता है। अब दूसरा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव तो राज्यसभा द्वारा लाया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव तो राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हमेशा जो प्रस्ताव लाया जाता है वो राज्यसभा द्वारा लाया जाता है, परंतु इसका अनुमोदन लोकसभा करती है। अनुमोदन यानी लोकसभा उसको अनुमति दे देती है, तब वो प्रस्ताव पारित हो जाता है और उपराष्ट्रपति हट जाता है। ये ध्यान रखना आपको। तीसरा इसका पॉइंट, जब राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है, यानी आपातकाल, संकट काल का मतलब होता है जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, तो जब घोषणा करता है उसके 1 माह बाद, यानी 1 महीने बाद संसद से अनुमति आवश्यक है। संसद से अनुमति, इसका मतलब होता है कि संसद के दोनों सदनों से राष्ट्रपति को अनुमति लेना आवश्यक है, और ये अनुमति राष्ट्रपति को 6 माह के लिए मिलती है। यानी कहने का मतलब है जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है और उसके बाद संसद के दोनों सदनों से उसको अनुमति लेनी पड़ती है, और ये अनुमति संसद 6 माह के लिए देती है। अगर इसको 6 माह पूर्ण हो गए और अनुमति चाहिए तो राष्ट्रपति को संसद से ही अनुमति लेनी पड़ती है और उसको फिर 6 माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करें, नेक्स्ट क्लास को नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे।